तो आज हम लोग आगे की जो न्यूज़ है उसको करेंगे। कल कहाँ तक कर ली थी? स्क्वाड तक कर ली थी। स्क्वाड में मेनली यही था कि इंडिया की जगह पे फ़िलीपींस आ रहा था, बाकी चीज़ें सेम थी, ठीक है। उसके बाद कौन सी न्यूज़ है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई टर्मिनल जो है यूएई में बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका नाम आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 35 बिलियन लागत है इसमें। नेक्स्ट क्या है? टीसीएस ने अपने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। तो किसने की है ये इंपॉर्टेंट है? टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। इसका मेन क्या होगा कि जो ह्यूमन सेंट्रिक एआई है इसमें सहानुभूति जैसी खूबियाँ पैदा करेगा, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। यह नया एआई केंद्र पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में स्थित है, ओके, पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2024 में जो आई है, ये मेनली एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं उनसे रिलेटेड कॉलेज इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसा प्रदर्शन करें उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इंडिया जो है प्रतिनिधित्व के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे है। और जो तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाल, इसके क्षेत्र में इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे, जो मैसूर में स्थित उनका जो विश्वविद्यालय है जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर विश्वविद्यालय, ये पहले नंबर पे, ठीक है। तो एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालो, ठीक है। वो चीज़ हो गई। बाकी लैंगिक समानता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो लैंगिक समानता के क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले दुनिया के 100 शीर्ष संस्थानों में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी 15वां स्थान मिला है इसको, ठीक है, मणिपाल। और 10वें लक्ष्य असमानताओं में कमी पर काम करने वाले दुनिया के 100 संस्थानों में भुवनेश्वर स्थित कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को 6वें स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता सूचकांक 2024। तो पहली बात तो कौन जारी करता है, कौन सा स्थान है इंडिया का, है ना, पिछले साल के हिसाब से बढ़ा है कि घटा, और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन कंट्री, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मली अगर कोई इंडेक्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 बाय 1 वी विल डू इट, इसको करते हैं हम। तो किसने जारी किया है इसको? वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024। इसमें भारत की जो रैंक है वो 2 खिसक के 129 हो गई। पहले मतलब 127 हुआ करती थी, अब 2 बढ़ गई है तो 129 हो गई है। मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई चीज़ें अब, है ना, पहले ज़्यादा समानता थी। और पहला नंबर किसका है? आइसलैंड का। तो आइसलैंड में देखो कोई रहता है नहीं ज़्यादा, तो वहाँ लैंगिक असमानता होगी ही क्या, इसलिए आइसलैंड है ना, याद कर सकते हैं। और इसमें देखो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें दिया है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पे है। मतलब बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सब भारत से ऊपर हैं, भारत इनके नीचे है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है असमानता में इस बार कुछ कमी देखी गई है, 0.1% जो है कमी देखी गई असमानता में, है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और इसमें 4 प्रमुख आयाम होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक भागीदारी, कि पैसे कितने हैं, है ना, कितना इकोनॉमी कैसी है, वो कैसे पार्टिसिपेशन है उसका। नेक्स्ट क्या? शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशन कैसी है। देखो यही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंसान के लाइफ में, पैसे, है ना, इकोनॉमी और एजुकेशन, स्वास्थ्य, है ना, और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। क्योंकि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो देखो हमारी नेबर कंट्रीज़ जो हैं, बांग्लादेश को देख लो, चाहे म्यांमार को देख लो, अफ़गानिस्तान को देख लो, है ना, पाकिस्तान को देख लो, ये सारी कंट्रीज़ मतलब बहुत इन्फ्लेशन हाई है इनमें, तो लोग एक एक रोटी के लिए लाखों रुपए समझ लो देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो अगर पॉलिटिकल सशक्तिकरण नहीं होगा अच्छे से तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, है ना, और पॉलिटिकल, और क्या है, हेल्थ। हेल्थ तो पता ही होगा, हेल्थ वाली चीज़ें, है ना, ये 4 चीज़ें हैं लैंगिक समानता के लिए। नेक्स्ट क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया है हमारा। देखो जिस भी अलायंस में इंडिया मौजूद हो वो अलायंस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये अभी रिसेंटली बना है तो उसके लिए और इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, है ना, और जापान होगा। देखो जापान और साउथ कोरिया एक साथ हैं क्योंकि जापान और साउथ कोरिया ईस्टर्न एशिया में है, ठीक है। यूएसए तो चलो मान लिया है ही, सुपर पावर तो होता ही है। इंडिया हमारी है, और क्या है, यूरोपीय ईयू संघ में। ईयू में कितनी कंट्रीज आती हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, बताना जिसको याद हो।
EU में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 28 थी, कितनी हट गई हैं ये बताओ। ठीक है, ये भी आ सकता है कि EU का गठन कब हुआ, EU में कितनी कंट्रीज़ हैं, ब्रेग्ज़िट क्या है ना? तो चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट था बायो फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, ये कन्वेंशन हुआ था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में, और इसकी शुरुआत की पहली बैठक 3 जून 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी के रूप में हुई है। ठीक है, वो चीज़ है। देखो हमारे यहाँ हमको पता है कि जो इंडिया है वो जो दवाई वगैरह है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। चाइना से कच्चा माल लेता है और इंडिया में काफ़ी सस्ती दवाइयाँ अच्छे से मौजूद हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में ये अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट है 21 शंग्रीला वार्ता। तो शंग्रीला वार्ता में एशिया सुरक्षा सम्मेलन के रूप में 21वां संस्करण इसका आया था, और कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। देखो सांग्रीला और सा से ही है सिंगापुर, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि संग्रीला सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, ये कि प्रशांत क्षेत्रों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है जहाँ वे सुरक्षित मतलब महसूस करें, है ना। तो चाइना इतना अच्छा वातावरण महसूस करवाती है ना एशिया वालों को कि क्या ही बताया जाए। हाँ, तो इसका श्रेय जो है ब्रिटिश रणनीतिकार जॉन चिपमैन थे, उनको दिया जाता है। ये लंदन स्थित एक थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के प्रमुख थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चीज़, क्योंकि जॉन चिपमैन को पूछ सकता है। और पहला एशियाई सुरक्षा सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 2002 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला शांग्रीला जो वार्ता है वो कब आयोजित किया गया था? 2002 में। और 2020 में इसको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि 2020 और 21 में, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस था ना, इसलिए। और इस बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। इस बार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंग्रीला डायलॉग को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे देश के। ठीक है, तो 2018 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, इन्होंने शंग्रीला वार्ता को जो है लीड किया था। ओके, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आ गई है फिर से। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। देखो दो कंट्रीज़ हैं, एक जैसे दिखते हैं, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको PCS, है ना। तो स्लोवाकिया नहीं है हमारा स्लोवेनिया है। वॉक मतलब चलना, तो वॉक वाला नहीं है, वेनिया वाला है। ठीक है, ये है। तो स्लोवेनिया से पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने यह घोषणा की थी कि फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देंगे। 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे जो है फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश था। तो जो अभी 3 यूरोपीय देशों ने मान्यता दी उसमें से नॉर्वे पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे नाराज़ कौन होगा? नीति आयोग नाराज़ होंगे, क्योंकि भाई फिलिस्तीन उनका एक युद्ध कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। अब वो उसको राज्य की मान्यता दे रहे हैं, तो UN जो है, यूनाइटेड नेशन, उसमें उसकी आवाज़ बुलंद होगी कि भाई ये तो एक स्टेट है, इसके एग्जिस्टेंस पे नेतन्याहू या फिर इजराइल जो है खतरा है। तो वो चीज़ें हैं ना। देखो यहाँ पे दिया भी है 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में देशों में स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। तो देखो स्लोवाकिया की बात कर रहे थे, उसने पहले ही दे दी थी, अब स्लोवेनिया दे रहा है मान्यता। फिलिस्तीन प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 142 देश पहले से ही फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? कौन कौन से जीव जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें 2 मेन जो हैं, गैंडा और देवदार, इनमें सबसे ज़्यादा जो है अब ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हुए हैं, मतलब ट्रैफिकिंग वगैरह में, है ना। सबसे ज़्यादा जो है गैंडे के जो सींग हैं वो, देन पैंगोलिन, देन हाथी के दांत। ओके, और अगर वस्तु में देखा जाए तो मूंगा या प्रवाल, सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग इनकी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 21 के दौरान 162 देशों में अवैध व्यापार के दस्तावेज प्राप्त हुए। ठीक है, तो अवैध व्यापार 162 देशों में लगभग चल रहा है। कितने देश हैं लगभग हमारे यहाँ? 200 प्लस 162 में क्या चल रहा है? अवैध व्यापार वगैरह, है ना।
नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची 2024। तो इसमें फोर्ब्स क्या जारी करता है कि 30 साल से कम एज के जो लोग मतलब हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है, उनके बारे में बात करती है। ठीक है, तो कौन सा संस्करण है, नवा संस्करण है, और युवा उद्यमी, नेता, अग्रणी, ये सब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, हमारे देश के कौन कौन से हैं देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 86 प्रविष्टियाँ शामिल हैं इसमें। स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा शामिल हैं। तो राघव अरोड़ा का नंबर है 28वां, अक्षित बंसल 29। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे 30 अंडर 30 में, ये दो लोग हैं। और भाग्यश्री जैन भी शामिल हैं, डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में 30 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमियों, नेताओं और अग्रणी लोगों को दर्शाया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार चला रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, तो उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना उन लोगों को। इन प्रविष्टियों को 10 श्रेणियों में अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। तो कला हो गया, मनोरंजन, खेल, है ना, इन सब चीज़ों में, पूंजी, मीडिया, इन सब चीज़ों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में है। अब देखते हैं अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा जो है वो उन्होंने कौन सा काम किया। तो उद्योग निर्माण और ऊर्जा के विषय में। ठीक है, संस्थापक किसके हैं, स्टैटिक भारत के। नेक्स्ट जैन, भाग्यश्री जैन, इन्होंने सामाजिक प्रभाव से रिलेटेड चीज़ों पे काम किया है। द डिस्पोजल कंपनी के क्या हैं, वो हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों में की सूची 2024। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला कौन है और इंडिया का कौन सा है। बस यही दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन इसको लॉन्च करता है। ठीक है, तो दुनिया के 50 शहरों की वेल्दिया सिटीज़ रिपोर्ट 2024 को वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टसन ने संकलित किया। ठीक है, हेनले एंड पार्टसन ने न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से। ठीक है, वो चीज़ है। इसमें दो तीन प्रकार के मतलब होते हैं। HNWI उच्च मूल्य वाले व्यक्ति, इनका क्या होता है कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर उससे अधिक उनके पास तरल निवेश होता है। सेंटी करोड़पति का क्या होता है कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति होती है। न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसे वाला बना है, लगभग 3,49,500 करोड़पति यहाँ पे हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक इनकी क्या है, पैसे हैं इनके। ठीक है, और इंडिया में कौन है, सबसे पहले मुंबई 58,800 करोड़पति हैं यहाँ पे, और देन यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, जो कि 37वें नंबर पे है। तो ये चीज़ है। पश्चिम एशिया में दुबई जो है फर्स्ट पे आता है। तो यहाँ देख लेते हैं, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का है, देन एबेरिया संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर से मतलब दो जो हैं अमेरिका के ही हैं, फिर जापान का, फिर सिंगापुर का। ठीक है, वो चीज़ है। देन नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ है, स्वीडन नाटो का 32वां देश बना। तो ये सीधे सीधे पूछेंगे कि नाटो का 32वां देश कौन बना, 21वां देश कौन बना। तो देखो 21वां जो था वो था देखते हैं, जो 31वां था वो था फिनलैंड, 32वां कौन है, स्वीडन। ठीक है, तो दोनों याद रखो, 31वां फिनलैंड है, 32वां कौन सा है, स्वीडन। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल कहाँ पे मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बट हाँ ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट है ये। फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मैक्सिको के समुद्री वैज्ञानिकों एक टीम ने तामजा ब्लू होल जो है उसको खोजा है, जो कि मैक्सिको में है। तामजा ब्लू होल जो है सबसे गहरा ब्लू होल है, और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ है। ब्लू होल जो होते हैं क्या होते हैं, तो जल के अंदर बने सिंक होल होते हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान जल के कारण अपक्षित या नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। इसमें वही है कि द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात की, 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने, और 7 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की बात की, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की बात की, है ना। ऑर्डर ऑफ ड्रंग्याल को इनको मिला है, जो कि भूटान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के पहले ऐसे मतलब भूटान के अपने सिटीजन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे सिटीजन हैं जिन्होंने जिनको ये मिला है अवार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द ड्रंग्याल्पो। ओके, ये चीज़ हो गई। और थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित ग्याल 6 जेतसुल पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की उद्घाटन भी किया था मोदी जी ने। ठीक है, वो चीज़ हो गई।
देन हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो इसको कौन लॉन्च करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। फिनलैंड फर्स्ट है। फिनलैंड, देखो फा से फाइन होता है, फा से होता है, और हैप, जब कोई फाइन रहेगा तो हैप्पी भी रहेगा, है ना, तो वो चीज़ होगी। फिनलैंड फर्स्ट है। इंडिया कौन सा है? 126वां रैंक इंडिया का है, ठीक है। इसको किसने शुरू किया था? तो भूटान ने शुरू किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। उन्होंने बोला था कि जीडीपी भी उतना जितना मायने रखती है उतना ही हैप्पीनेस भी लोगों की मायने रखती है, तो इन्होंने पहली बार ये चीज़ बताई थी, ठीक है। इस मामले में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ तक कि म्यांमार की स्थिति भी बेहतर दिखाई गई। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है नहीं, क्योंकि नेपाल में, सॉरी, म्यांमार में देखो कू है ना, स्टेटस कू। और पाकिस्तान में भी देखो कितना इन्फ्लेशन है, लोग दर दर भटक रहे हैं, मॉल लूट लिया गया एकदम एक ही दिन। तो वो चीज़ें कुछ अजीब लगता है देख के कि ये कौन लिखता है भैया। फिर ये क्या है कि किसी भी देश के लिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के हैप्पीनेस इंडेक्स का मान 101 से 10 के बीच हो सकता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस का मान 1 से 10 के बीच होगा। इसमें जितना ज़्यादा होगा उतनी जी खुशहाली होगी। मानक कितने हैं? 6 हैप्पीनेस के लिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी, तो हाँ, जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ज़्यादा इंसान खुश होगा, है ना। सामाजिक समर्थन, सोशल हेल्प, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, कितना ज़्यादा जी सकता है, उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार पर आधारित शामिल है, ठीक है। फिर क्या? लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने थे। ये इतना इंपॉर्टेंट है, लाई चिंगते, नाम याद कर लो बस, लाई चिंगते। ये ताइवान के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति। ताइवान पता है कि चाइना के अंडर में है ऑलमोस्ट, और लाई चिंगते यहाँ के क्या बने? नए राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। कौन लॉन्च करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो इकोनॉमी होगी जब तभी यात्रा वगैरह कर पाते हैं ना, तो ऐसे याद कर लो, इकोनॉमिक फोरम। अमेरिका जो है फर्स्ट आया है, हम कहाँ पे हैं? 39वें स्थान पे हमारा नंबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इसमें। सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे पहले AI कानून को मंजूरी दी। तो यूरोपीय EU से क्वेश्चन आता ही आता है एक आधा, है ना, हर बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या है कि यूरोपीय संघ 35 डॉलर मिलियन यूरो कंपनी को वार्षिक राजस्व 7% से अधिक को जुर्माना लगाने के अधिकार से AI अधिनियम लागू करेगा, ठीक है। यह प्रतिबंध यूरोप में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध और दुनिया में इस तरह की प्रणालियों का पहला बड़ा प्रतिबंध है, ठीक है। तो जो ये AI वगैरह चलता है उसमें प्रतिबंध लगाया कि भाई इसको ऐसे यूज़ करो, है ना, क्योंकि किसी की प्राइवेसी वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डेंगू के नए टीके टैक 003 को WHO की मंजूरी मिल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम वगैरह, टैक 003 डेंगू के लिए है ना। तो इस वैक्सीन को क्यूडा के नाम से जाना जाता है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पॉस्चर द्वारा विकसित डिंग वैक्सीको या फिर CYD TDV के बाद WHO द्वारा डेंगू की वैक्सीन है, ठीक है। इसका नाम टैक 003 है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का शुभारंभ। तो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है UAE देगा। ब्लू रेजिडेंसी का मतलब क्या होता है कि जिसने मतलब पर्यावरण के संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास किया हो, है ना, उन लोगों को ये लोग वीज़ा देंगे। ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी 2023-24 को घोषित किया इन्होंने, ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, है ना। आ सकता है ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किसने किया? तो UAE ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए EU का पहला कानून। तो EU ने कानून बनाया है महिलाओं से हिंसा से निपटने के लिए। इसके तहत जो है अपराध गंभीर अगर होगा तो 1 से 5 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। और इस प्रकार का पहला कानून पारित किया है इसने, EU ने, ठीक है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट में देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको जारी करता है, ठीक है। 111 बिलियन डॉलर जो हैं भारत को प्राप्त हुए हैं, है ना, जो बाहर लोग रहते हैं उनसे। तो सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है, सबसे ज़्यादा इंडिया को ही पैसे प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के। इंडिया फर्स्ट है, मैक्सिको सेकंड है, चाइना थर्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है पहले ये देखते हैं। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्ली में होने वाले खतरनाक सूजन है, ठीक है। और ये किसने बनाया है? मेन 5
सीवी जो है इसका नाम है, ठीक है। गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ओके। और डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात कही थी, ठीक है। 2030 तक मेनिंजाइटिस ख़त्म कर देंगे, ऐसी बात करी है। फिर क्या है, डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने शुभारंभ किया? तो डब्ल्यूएचओ ने, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।